V is equal to W by Q में वर्क डन था ये, दिस वाज वर्क डन चार्ज अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज Q से डिनोट करते हैं इसको, और वर्क डन हो गया, ये हो गया जूल इसकी यूनिट और इसकी होती कूलम, ठीक है। तो जूल पर कूलम और इसकी होती थी वोल्ट, तो 1 वोल्ट हो गया 1 जूल पर 1 कूलम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 1। फिर मैंने ये भी समझाया था कि भाई ये जो V है, जो वर्क पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम मेजर कैसे करते हैं, मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर की हेल्प से करते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर इज ऑलवेज अटैच्ड इन पैरेलल टू द रेजिस्टेंस या कंडक्टर के, जो भी इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस हमें मेजर करना है, उसके पैरेलल में ये में लगाया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको, ठीक है। ये स्विच का साइन है, ये बैटरी का साइन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव होता है, बड़ा वाला पॉजिटिव, छोटा वाला नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है ऐसे। तो अगर मान लो मेरे को इसका रेजिस्टेंस R का पोटेंशियल डिफरेंस बताना भी, इन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो आई विल पुट वोल्टमीटर इन पैरेलल टू, ऐसे में मेजर करते हैं, ठीक है। समझ में आएगा। तो ये दो तीन चीज़ें मैंने बताई थी। फिर कुछ हमने डिस्कस करा था कि भाई सीरीज़ क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, ठीक है। तो वो भी दोबारा करेंगे अभी हम। तो ये तो वोल्ट मीटर के बारे में बात कर लीजिए हमने। अब वोल्ट मीटर के बाद जो अगली चीज़ हम करने वाले हैं वो है करंट। करंट क्या होता है, व्हाट इज द करंट, ठीक है। तो पहले करंट की डेफिनेशन देखो, करंट की डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट, देखो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज it is the amount of electric charge, it is the amount of electric charge passing through a given point, passing through a given point, passing through a given point of the conductor, passing through a given point of the conductor in 1 second. 1 second. 1 second. It is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second. ठीक है। अब यहाँ से कोई पॉइंट है मेरे पास, इससे कितना चार्ज 1 सेकंड में पास हो जाता है, दैट इज कॉल्ड करंट। दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। तो मतलब करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, है ना। इसकी यूनिट होती है एम्पियर, ये यूनिट है इसकी, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट, एम्पियर, ठीक है। मतलब मेजर जो हम करते हैं एम्पियर में करते हैं करंट। तो मैंने बोला कितना चार्ज पास हुआ 1 सेकंड में, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक है। ये चार्ज, ये टाइम, अगर ये 1 एम्पियर है, 1 एम्पियर है, ए से डिनोट करते हैं एम्पियर, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर। मान लो 1 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। एक पॉइंट ए से 1 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकेंड में, तो दैट इज कॉल्ड 1 एम्पियर, ठीक। अगर मैं कह दूं 2 एम्पियर, इसका मतलब 2 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकेंड में, 2 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकेंड में, तो उसको हम बोलेंगे 2 एम्पियर। ऐसी 3 एम्पियर, ऐसी 4 एम्पियर। कितना कूलम चार्ज पास हो रहा है, टाइम 1 ही सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज किसी पॉइंट से पास होकर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। करंट कहते हैं उसको, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको आप लिख लो एम्पियर को। और इसको मेजर कैसे करते हैं, इट इज मेजर्ड
It is measured by ammeter, which is connected in series. Which is connected in series. ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं उसको. It is connected in series. हाँ जी बोलो. कहाँ गए? Given point of the conductor. इसी पॉइंट से पास होना. कंडक्टर में जिसमें करंट पास हो सकता है. जो तुमने ऐसे बनाता हो ये ऐसे वाला. तो ये कंडक्टर ही है सारे. रेजिस्टेंस कह लो, कंडक्ट तो हो ही नहीं है ना. तो ये एम्पियर से हमने पास करा. तो इसमें से किसी भी पॉइंट से कितना करंट पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड. ठीक है, मान लो सपोज करो पहले मैंने ये बनाया. दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. कोई भी रेजिस्टेंस या कंडक्टर जिसको हम बोलते थे, वो रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने फिर समझाया था पहले भी. व्हाट इज रेजिस्टेंस? नाम से ही पता चल रहा है, जो किसी भी करंट के फ्लो को रोके, है ना. चार्ज जा रहा है उसे रोक ले. भाई करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज. करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज. तो उसके फ्लो को अगर वो रोक देता है तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. कितना रेजिस्ट कर रहा है. जैसे किसी भी एक नाली है, इसके अंदर मैंने यहाँ पत्थर डाल दिए बहुत सारे और पानी डाल दिया है ऐसे वाटर. तो पानी को ये रोकेगा ना. ये पत्थर रोकेंगे उसकी स्पीड को, है ना. रुक के जाएगा पानी यहाँ से. लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कुछ कम कर दिए तो इस पानी की जो है स्पीड बढ़ जाएगी, कम रुकेगा. और मैंने पूरा हटा दिया इसको तो पानी फटाफट भाग जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट. फ्लो ऑफ करंट में जो रुकावट आती है दैट इज कॉल्ड. ये हमेशा ध्यान रखना है. तो रेजिस्टेंस हमने ऐसे बनाया. अब वोल्ट मीटर लगाना है तो मैंने बताया आपको इसके पैरेलल में लगेगा हमेशा. सीरीज में लगाना है तो इसके एमीटर लगेगा इसके साथ. ठीक है. अच्छा, अब ये सिंबल होता है किसका? वेरिएबल रेजिस्टेंस का. रियोस्टेट कह लो, वेरिएबल रेजिस्टेंस. अब वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसमें हम बढ़ा या घटा सकें इसको. जैसे आपके घर में ऑटोमेटिक प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक प्रेस. तुम क्या करते हो? सिल्क पे करना है तो कम कर लेते हो. कभी सोचा क्यों हो रहा है ये? कभी सोचा नहीं सोचा ना. तो अगर मान लो प्रेस करनी है जीन्स पे आपने तो फुल कर लेते हो क्योंकि खूब गर्म हो जाए, अच्छे से हो जाएगी, चिपकेगी नहीं. ये भी हो सकता है, ये भी वही है. इट इज ऑल्सो रजिस्टर. ठीक है. नहीं, ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर में क्या कर रहे हो आप? जितना करंट ज़्यादा छोड़ रहे हो उतना पंखा तेज चल रहा है. ऐसी प्रेस में होता है, ऐसे आपके गीजर में होता है ना. इलेक्ट्रिक गीजर में क्या होता है? तुम्हें आजकल तो कंट्रोल्ड आ रहे हैं गीजर वाले. पहले नहीं आते थे, अभी भी आ रहे हैं. ऐसे वाले भी आते हैं कि जो जिसमें कोई पता ही नहीं तुम्हें कितना भी हो जाए टेम्परेचर गर्म करेगा वो. पर ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें आप 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री तक कर सकते हो आप. तो जो उसके अंदर ही ऐसा लगा रहता है ना इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड रियोस्टेट. तो रियोस्टेट मींस वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसमें आप उसको बढ़ा या घटा सको. अब समझो चीज़ को. अब बढ़ा क्यों रहा हूँ और घटा क्यों रहा हूँ? जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा कितनी होगी? हीट जनरेट होगी. अब सपोज करो, आपको एक एग्जांपल वैसे देता हूँ. इस कमरे के अंदर आप 20 बच्चे बैठे हो. मान लो मैं यहाँ पे 50 बच्चे या 60 बच्चे भर दूँ, 100 भर दूँ, और आपको यहाँ छोड़ के कहूँ दरवाजे से निकल के जाओगे. अभी तो निकल जाओगे, अभी तो कम रेजिस्टेंस है, रास्ता दिख रहा है, निकल जाओगे. मान लो यार 100 बच्चे भर दूँ और तुमसे कब निकल यहाँ से, है ना. या तुम छोड़ो वहाँ के बिहारी मंदिर चले जाओ. आजकल भीड़ भाड़ सबसे ज़्यादा है ना. और फिर यूँ कहोगे भाई यहाँ से और भगवान के दर्शन करके आओ, जाके वैष्णो देवी चले जाओ. तो क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस ज़्यादा है. तो क्या कर रहे हो तुम? रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से क्या हो रहा है? तुम्हारे यहाँ वर्क ज़्यादा हो रहा है. अब वर्क ज़्यादा हो रहा है तो हीट प्रोड्यूस हो रही है ना. तो जितना ज़्यादा तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा उतने ही ज़्यादा तुम्हारे शरीर में से हीट निकलेगी. ऐसे ही यहाँ भी है. जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ये हमेशा ध्यान रखना. हीट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अभी हम पढ़ेंगे इसको भी. ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो वेरिएबल रेजिस्टेंस इसीलिए होता है. मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया
तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, आपकी प्रेस गर्म हो जाएगी, उसको कम कर दो तो कम रेजिस्टेंस हो जाएगा, कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये आपने ऐसे बताया। फिर इसके बाद था फिर बैटरी बनानी है। ये बैटरी है, ये एक सेल होता है, दिस इज कॉल्ड सेल। इसका पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल सेल का, और अगर एक से ज़्यादा सेल लगा दो तो दिस इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है, ये स्विच होता है इसका, ये ओपन है मतलब करंट चल रहा है। अगर मैंने इसमें डॉट लगा दी बीच में तो दैट मीन्स सर्किट चल रहा है, करंट है इस करंट सर्किट के अंदर। अगर मैंने स्विच ऑन कर रखा है मतलब स्विच ऑफ कर दिया तो ये ब्लैक डॉट नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बैटरी लगा दी मैंने, ये स्विच लगा दिया इसके अंदर। और क्या लगा सकते हैं इसके अंदर? बल्ब लगा सकते हैं, बल्ब को ऐसे बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड बल्ब। ठीक है, इस तरह की ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ उसमें तो तुम्हें क्या लगा दिल बना रहा? ठीक है, चेरी वो आता ना, क्या आता है, पियर्स, पियर्स आता है। मैंगो वो भी तो आता है, क्या नाम है, सेब, सेब इतना सेब भी इतना अच्छा होता है, अच्छा वाला खाओ तो। अब तो 40 रुपए किलो के लाएगा तो फिर वो टेढ़े मेढ़े मिलेंगे। ठीक है, तो ये बल्ब होता है, बल्ब। ठीक, और इसके अलावा क्या हो सकता है जी? इसके अलावा वोल्ट मीटर मैंने बता दिया, एमीटर मैंने बता दिया, ओपन स्विच क्लोज स्विच बता दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब बता दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस बता दिया, फिक्स रेजिस्टेंस बता दिया, सेल बैटरी, कनेक्टिंग वायर, और सॉरी एक होता है ब्रिज। ठीक है, अब मान लो सपोज, इधर ध्यान दो बेटा, अब मान लो सपोज यहाँ से मेरे को एक तार क्रॉस कराना है इसके ऊपर से, एक तो वायर ये जा रहा है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, ऐसे बनाऊंगा। तो एक क्रॉसिंग वायर है, एक दूसरे वायर के ऊपर से अगर मैंने ऐसे टच कर दिया तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। दो तार को जोड़ दिया हमने तो शॉर्ट सर्किट होने का डर है, तो आपस में तो बढ़ाएंगे नहीं ना उसको कभी भी। तो इसके ऊपर जा रहा है तो उसको हम ऐसे बना देते हैं, ब्रिज हो गया ना। जैसे तुम फ्लाईओवर पे जाते हो भाई, सड़क जा रही है नीचे से ऊपर, फ्लाईओवर कैसे क्रॉस होता है, ऐसे तो जाता है। समझ में आ रही है बात? बस ऐसे ही। तो इसको कनेक्टिंग वायर यूज़ नहीं होता ज़्यादा, पर ये वहाँ यूज़ होगा जब डोमेस्टिक सर्किट बताऊँगा। ये सिंपल, ये तो बना लो सिंपल, तो बस इसमें यही है और कुछ है नहीं। हाँ तो तुम याद हो जाएगा यार, वैसे इसमें है क्या, वोल्ट मीटर है, एम मीटर है, रेजिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। बेटा बात नहीं करो प्लीज। ये बल्ब हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये स्विच हो गया। अब करंट जो है, करंट हमेशा ध्यान रखना, एक मिनट, करंट हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलता है। ठीक है, ऐसे सर्किट के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा करंट। एक्चुअल करंट ऐसा नहीं चलता। एक्चुअल करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चलता है। लेकिन कन्वेंशनली जो शो किया जाता है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करा जाता है। बस ये ध्यान रखना है आपको। इंडिया वाला ना इंडिया वाला नहीं, ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये ओम्स लॉ कहता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, दिस इज पोटेंशियल हीट का रेजिस्टेंस था। अब सुन लेना, अब बात बताऊँ, सब कुछ आएगा, तो चिंता नहीं। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने उस दिन समझाया था कि करंट बहता ही क्यों है, करंट फ्लो क्यों करता है, व्हाई डज करंट फ्लो, डिफरेंस के कारण। अगर एक, अब जैसे एग्जांपल भी मैंने लिया था आपको कि इस बुक के ऊपर मैंने इस पेन को रख दिया ऐसे, अब ये हिल नहीं रहा अपनी जगह से, ऐसी स्टैटिक है ना, इसमें डिफरेंस नहीं है, हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। लेकिन अगर मैंने इस बुक को ऐसे उठा दिया तो ये डिफरेंस क्रिएट हो गया इसके अंदर, है ना। ऐसे समझो कि अगर मैंने किसी चीज़ को ऐसे रखा है और यहाँ पर कोई चीज़ छोड़ देता हूँ तो भाग जाएगी नीचे, है ना। ये क्यों भाग जाएगी? क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस इन द हाइट्स। ये हाइट h1 है
और ये हाइट h2 है सारी साइड। तो h2 जो है वो h1 से बड़ी है, तो इसलिए डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ को छोड़ूँ वो नीचे भागेगी। तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही करंट दौड़ लगाता है, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो करंट किस पे डिपेंड करता है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट विल नॉट फ्लो। बैटरी होती है, बैटरी में एक टर्मिनल पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव, एक में हाई पोटेंशियल होता है, एक में लो पोटेंशियल होता है, क्रिएट करा जाता है। तो हाई से लो की तरफ भागता है करंट, ठीक है। चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये तो इसका एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर डिफरेंस नहीं करना है। अगर आपने इतना ही आंसर दिया, ये नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिलेंगे आपको, कट जाएंगे नंबर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर ले लो, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, कांस्टेंट होना चाहिए, तभी I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर तुम इसे बढ़ाओगे घटाओगे तो फिर अभी फैक्टर्स में आऊँगा, पता चलेगा वहाँ पर कैसे रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो अब इससे ही मैं डिराइव करके दिखा रहा हूँ। अब इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाते हैं तो कांस्टेंट पुट करते हैं, जो कि हम यहाँ R रख रहे हैं। R यहाँ क्या है? रेजिस्टेंस, ठीक है। तो R जो है वो V अपॉन I के इक्वल हो। तो ओम्स लॉ करते वक्त ये चीज़ बस आपको इतनी बतानी है। ओम्स लॉ में भी लिखवा भी रहा हूँ, इसको भी फिर लिख लेना। लिखो ओम्स लॉ, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, at constant temperature, the current flowing through a conductor, the current flowing through a conductor current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, is directly proportional to the potential difference across its ends, across its ends, पोटेंशियल क्या बचेगा? potential difference across its ends। ये बताया ना मैंने आपको भी, अक्रॉस इट्स एंड्स। I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स का मतलब क्या होता है? भाई कोई कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर, तो इसके दो एंड पे ही तो पोटेंशियल डिफरेंस नापोगे। यहाँ कितना डिफरेंस है, यहाँ कितना डिफरेंस है, VA और VB में कुछ डिफरेंस होगा तभी तो करंट फ्लो करेगा ना। अगर VA बराबर VB है तो नो करंट विल फ्लो। अगर VA ग्रेटर देन VB है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लेकिन अगर VA लेसर देन VB है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। बड़े से छोटे की तरफ ही फ्लो करता है हमेशा। डिफरेंस होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होगा तो करंट विल नॉट फ्लो। समझ में आ गई बात है? तो इसको बोलते हैं हम ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ के बाद लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो ये लिखना है। हाँ, ये लिखो ना, डेफिनेशन जो लिखवाई है उसके बाद ये लिख लो सारा। दोबारा बोल दो। The property of a conductor due to which it opposes the flow of current through it is called resistance। अब होता क्या है, कोई भी कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है? कोई मेटल होता है ना, तो उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज होती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और भी होते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही कहते हैं। व्हाट इज करंट? इट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो इस तरह से एक मैंने वो ले लिया कंडक्टर, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है और बहुत सारी इम्प्योरिटीज पड़ी हुई हैं अलग अलग। ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे करंट फ्लो करेगा तो दे विल मूव इन वन डायरेक्शन। सब पहले जो है ना, अगर तुम जब तक करंट पास नहीं करते हो ना तो ये इधर उधर भाग रहे होते हैं जिगजैग।
स्कैटर्ड फॉर्म में, इधर कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। ये ऐसे होता है जैसे जब तुम स्कूल में जाते हो और ग्राउंड में होते हो तो भाग रहे होते हो, कोई कहीं खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है, फिर एकदम पीटी आएगी, सीटी बजती है जोर की, तो सारे लाइन में बच्चे, है ना। या आर्मी में होते हैं तो आर्मी में भी ऐसे होता है, जब बॉस आता है वहाँ पर, जो उनका कमांडर होता है, वो जैसी आवाज़ लगाएगा फट से लाइन में एकदम सीधे हो जाता है। तो ये समझ लो कमांडर है हमारा करंट। तो जैसे ही इसमें करंट पास करना शुरू करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तुरंत ये सीध सब एक ही डायरेक्शन में भागना शुरू होगा। ठीक है, ये आपस में भी टकरा जाते हैं और कुछ इम्प्योरिटीज होती है इनके अंदर, जिनसे ही टक्कर, अब मान लो बीच में यहाँ पर कहीं इम्प्योरिटी है तो इलेक्ट्रॉन चल रहा होगा तो टक्कर मारेगा। तो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी होगी उसके अंदर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसका। समझ में आ रही है बात? जैसे मैंने कमरे का एग्जांपल दिया आपको कि 100 बच्चे भर दो इस कमरे के अंदर और कहूँ आपसे एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे निकल के जाओ, तो जितनी भी बीच में आपके रास्ते में चीज़ें आ रही हैं वो सब तुम्हारे लिए इम्प्योरिटीज़ हैं, वो रुकावट है तुम्हारे लिए। उससे तुम टक्कर मारोगे तो उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर 100 की जगह 50 कर दूँ तो कम हो जाएगी, 25 कर दूँ और कम हो जाएगी, 10 कर दूँ और कम हो जाएगी। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर इम्प्योरिटीज़ को हम पूरी तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ होते हैं ऐसे सुपर कंडक्टर्स कहलाते हैं, जिसके अंदर से हम पूरी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म कर देते हैं। हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है उसके लिए? टेम्परेचर बहुत डाउन लाना पड़ता है, -300 डिग्री सेल्सियस, -250 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में पॉसिबल नहीं। ठीक है, अब रेजिस्टेंस ही सबसे खराब चीज़ है हम लोगों के लिए। अच्छा भी है रेजिस्टेंस और खराब भी है। दो रेजिस्टेंस के फ़ायदे बताओ। तो अगर मैं फ़ायदे की बात करूं तो गीज़र, आप कोई भी चीज़ गर्म करते हो तो उसके लिए तुम्हें रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, दैट इज़ गुड फॉर यू। प्रेस करते हो वहाँ रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। गीज़र पानी गर्म करना है वहाँ ज़रूरत है। आप कोई भी गैस में बहुत सारे इंडक्शन बेटे इस पे काम नहीं करता, उसकी अलग प्रिंसिपल। बेटा गैस में रेजिस्टेंस थोड़ी होता है, मैं करंट की बात कर रहा हूँ तो गैस में पहुँच गया। वो तो तू गैस कम कर दे, वहाँ का रेजिस्टेंस मत जोड़ो ना इसके साथ। इसमें ठीक है, तो जहाँ फायदे हैं तुम्हें पता है सबको, गर्म जहाँ तुम्हें गर्म करनी है चीज़ वहाँ सब फायदे की चीज़ है। और कहाँ नुकसान की चीज़ है? हर अप्लायंस खराब क्यों होता है? कोई भी अप्लायंस खराब क्यों होता है? पंखा क्यों खराब हो जाता है? पंखा खराब हो गया, 2 साल चला, 4 साल चला, 6 साल चला, बंद, खराब। क्यों खराब हो गया? क्योंकि तुम जब चलाते हो इसको हाथ लगा देखो, चलने के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद बहुत गर्म हो जाता है। और जब ज़्यादा कोई चीज़ गर्म होगी तो वो मेटल खराब होने लगता है, और मेटल खराब होते होते क्या होता है? वो टूट जाता है। होता है ना ऐसे। अब मान लो में इस पंखे में वायरिंग होती है, जो बिल्कुल लोकल पंखे हैं उसमें होती है एल्यूमिनियम की वायरिंग। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। फिर कॉपर का उससे कम होता है, फिर सिल्वर का उससे भी कम होता है। तो बेस्ट कंडक्टर कौन है? ये हमने पढ़ा हुआ है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। अब सिल्वर की वायरिंग हम करते नहीं है पंखों में, क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा, है ना। अगर मैं कर दूं तो कई 100 साल चलेगा, पंखा खराब ही नहीं होगा। और बढ़िया वाले कॉपर की भी कर दूं तो 100 साल तो ये भी निकाल जाएगा, बहुत आराम से बता रहा हूँ। और मेरे घर में पंखा लगा हुआ है जिसकी एज 55 ईयर्स है। मेरी बहन जब पैदा हुई थी, जब उस साल पंखा आया था, अभी भी बढ़िया चल रहा है, आज तक किसी उसके पास नहीं गया। बस उसको थोड़ा सा हमने ऐसी जगह पे लगा दिया है पिछले 10 साल से, जो जहाँ कम चलता है, मतलब दिन में 2 घंटे 3 घंटे चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलाते। नहीं तो गर्मियों में तो पंखे चलते रहते, बंद होते ही नहीं, जहाँ बैठते हो तुम, जो तुम्हारे रूम होते हैं। पर 45 साल 45 ईयर उसने हमें पूरी सेवा ऐसी ही दी है जैसे ही दे रहे हैं, और अभी बढ़िया चल रहा है, इनसे अच्छी हवा देता है। अगर यहाँ लगा दूँ तो तुम सारे इसके नीचे बैठो, आप कितनी बढ़िया। ठीक है, तो पर वो बहुत हैवी पंखे होते थे,
अब ये तो देखो इलेक्ट्रिशियन होता है ना, आपने हाथ से उठा के पकड़ के लगा देता है अकेला ही, वो उठा नहीं सकता है, उसको लगा नहीं सकता अकेला, इतना इतना बड़ा पंखा है, ये उषा का पंखा है, ठीक है, उषा कंपनी का, उसको पकड़ के ऐसे नहीं लगा सकते, 2 जने चाहिए, एक आदमी पकड़ खड़ा हुआ दूसरा कसेगा उसको, इतना भारी पंखा है। तो उसके अंदर बढ़िया मटेरियल लगा हुआ है, कॉपर लगा हुआ है, प्योर कॉपर। तो प्योर कॉपर भी बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है सिल्वर से, तो जितना कम रेजिस्टेंस वाली चीज़ हम लगाएंगे उतना ही ज़्यादा चलेगी, उतना ही इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करेगी। भाई जब रेजिस्टेंस कम है तो वर्क भी तो कम ही करना पड़ेगा, है ना, इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी नहीं उसके बीच में, तो वो गर्म भी नहीं होगा, होता है ना, रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ही हीट प्रोड्यूस ज़्यादा करता है, वो हीट प्रोड्यूस करता है तो चीज़ खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए सिल्वर सबसे अच्छा है, लेकिन सिल्वर महंगा इतना है कि पंखा, अगर तुम इसका पंखा बना दोगे तो कम से कम और कुछ नहीं तो 20-30 हज़ार रुपये का तो पंखा ही बन जाएगा। तो चोर आएंगे तो चोर पंखा ही चुरा के लेके भागेंगे, है ना, सबसे आसान। चोर इतने पढ़े लिखे भी है, चोर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तू घर में कहीं छुपा ले, चोर उसे पकड़ के चुरा के ले जाएगा, ठीक है। टमाटर ना छोड़ो, आप तो टमाटर में सिल्वर बराबर ही होता है, 220 रुपये किलो। ठीक है। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम, ओम्स लॉ है और ओम ही इसकी यूनिट है। अब ये ओम की जगह ये मत बनाया ना, कभी ओम लिख रहा हूँ ऐसे, ये वाला ओम नहीं, ठीक है, इसका सिंबल है ऐसा, ठीक है, दिस इज ये ओम का सिंबल है, ठीक है, सिंबल ऑफ ओम। अब जैसे तुम्हारे को लिखा होगा भाई 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो तुम ऐसे लिखो, दिस इज 2 ओम, सिंबल जो दे रखा है। लिख लिया? रेजिस्टेंस कम है, इसका मतलब तो कम है, रेजिस्टेंस क्या कह रहा है? कम है तो इम्प्योरिटी कम है, ज़्यादा हो तभी तो रेजिस्टेंस आ गया। तो पत्थर पानी के रास्ते में जितने ज़्यादा होंगे उतना रेजिस्टेंस होगा, अभी करेगा। दिमाग से सोच रहे, पानी का एक एग्जांपल लेके सोच रहे, नाली के अंदर पत्थर ज़्यादा डालेगा तो अगले रास्ते में जब यहाँ से डालेगा तो पानी तेजी से निकलेगा कि धीरे धीरे निकलेगा? तो मंदा निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? करंट, पानी करंट, रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा। अब एक बार एक डेफिनेशन लिखो बच्चों, डेफिनेशन लिखो 1 ओम की, बात नहीं करिए इसके साथ 1 ओम क्या होता है? 1 ओम ये एग्जाम में आती है, व्हाट इज डिफाइन 1 ओम? हाउ कैन यू डिफाइन 1 ओम? लिखो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, one ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt, potential difference of 1 volt volt is applied to its ends, कॉमा लगा के लिखो, the current of 1 ampere flows through it, current of 1 ampere flows through it, current of 1 ampere flows through it, एम्पियर AMPERE लिखवाई जो थी पिछले उसमें, 1 करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। देखो इधर ध्यान दो, अगर मैं ये रजिस्टर है, ये रेजिस्टेंस है, इसमें यहाँ A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है मेरा वो 1 वोल्ट का है,
है ना, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, तो इसमें से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। सेकंड नहीं, सेकंड का चक्कर नहीं है, वो तो करंट में है ही है, चार्ज के साथ था वो। अब 1 ओम कितना हो गया, 1 ओम कितना हो गया, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूं और 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो कर जाए, तो 1 ओम के बराबर हो जाएगा। 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का क्रिएट करूं तो 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो कर जाए, उसको हम क्या कहते हैं, 1 ओम। 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने पर 1 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो करे अगर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना। 1 एम्पियर करंट फ्लो करे अगर डिफरेंस क्रिएट मैंने क्या किया है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट, तो 1 एम्पियर करंट फ्लो उसमें से अगर कर जाए तो उसको हम बोलेंगे 1 ओम। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। ये आपके पास ये डेफिनेशन याद कर लेना, एग्जाम में आती है। 2 वोल्ट का डिफरेंस 2 एम्पीयर। हाँ, तो फिर 2 एम्पियर करना पड़ेगा अगर 1 ओम बनाना है तो, अगर 1 ही ओम बनाना है। मेरी बात समझिए क्या कह रहा हूँ मैं। अगर तेरे को 2 ओम की डेफिनेशन देनी है, 2 ओम, व्हाट इज 2 ओम, तो 2 ओम होगा, मैंने इसके बीच में 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा और 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, समझ में आई नहीं बात, तो उसको हम बोलेंगे 2 ओम। 2 एम्पीयर तो 1 वोल्ट। वो तो तुम रेशो है ना, तुम रेशो कैसी बना, अगर 4 करवाया 2 वो कर दिया तो 2 ओम हो जाए, समझ में आ गई बात। अब ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ मैं, जितने भी तुम्हें लिखवाए अब तक मैंने फॉर्मूले लिखवाए आपको, V इज इक्वल टू W/Q, फिर लिखवाया Q इज इक्वल टू I इंटू T, फिर आपको लिखवाया V इज इक्वल टू IR, ठीक है। ये 3 फॉर्मूले अभी तक हमने लिखे है ना, ये 3 फॉर्मूले करें ना, और तो कुछ नहीं करा, फिर ओम वाला तो यही तो है बेटा, V इज इक्वल टू IR ही है ना, V/I, ओम्स लॉ से आया ना यार। तो सर अगर मुझे बताना है 2 वोल्ट है 2 एम्पीयर तो एक ओम हो गया, 1 वोल्ट और 2 वोल्ट तो 1 एम्पीयर तो 2। अब देखो ग्राफ बिटवीन V एंड I, इधर ध्यान दो, ग्राफ बिटवीन V एंड I, V और I के बीच में ग्राफ कैसा होता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आगे मैं करवाऊंगा, अभी बहुत अच्छे डिटेल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में बहुत आते हैं और ये समझने से ही आएंगे, रटने से नहीं आएंगे, ये भी ध्यान रखना, याद करने से नहीं होगा, ये चैप्टर सारा समझने वाला है। अगर मैं यहाँ V ले लूँ और इधर I ले लूँ, तो इसका ग्राफ बनाना है मेरे को, तो ग्राफ बिटवीन V एंड I एक लाइन होती है यूनिफॉर्म, एक लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ बना लो, ग्राफ बिटवीन बना लो, ग्राफ बिटवीन V एंड I। ठीक है, ये जितने भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटीज एक दूसरे के, उनके सब का ये स्ट्रेट लाइन ही बनती है। कोई भी 2 क्वांटिटीज अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उनका ग्राफ ऐसे ही बनता है हमेशा। अब जैसे हमने पढ़ा कि भाई I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, पढ़ा है ना ओम्स लॉ में, तो उसके वजह से ये स्ट्रेट लाइन किसी का भी हो, कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली होगी तो उसकी स्ट्रेट लाइन ही बनने वाली है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, लिखो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। तो factors affecting the resistance of a
नंबर 1 लेंथ ऑफ कंडक्टर। सबसे पहला है लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। जितना ज़्यादा लंबा होगा वायर उतना ही ज़्यादा उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलेंगी आपको, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से एग्जांपल कैसे समझ सकते हो, अब मैं कहूँ यहाँ से अपने घर चले जाओगे तो घर जाने में आपको ट्रैफिक बहुत कम मिलेगा। अब मैं कहूँ यहाँ से आप सदर बाज़ार चले जाओ तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा क्योंकि लेंथ ज़्यादा होगी। अब मैं यहाँ से कहूँ यहाँ से दिल्ली चले जाओ तो और ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है ना। तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करोगे आप उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलने की उम्मीद है, ठीक। तो जितना लेंथ होगी कंडक्टर की उतना ही उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, मान लो अब ये वायर है मेरा कंडक्टर, तो ये जो आगे का एरिया है इसका सरफेस आगे का गोल गोल दिख रहा है नहीं, वायर तो इसी सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो आगे का आप गोल गोल सर्कल देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये जितना ज़्यादा होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, उतना रेजिस्टेंस। इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी दूर दूर हो जाएगी। भाई तुम बैठे हुए हो ऐसे पतली जगह में बैठा रखा है, छोटी जगह में, अब तुम ही बच्चों को उठाकर मैं इसको इस दीवार को निकाल दूँ बीच में, बड़ा हो गया एरिया में ज़्यादा हो गया इसका, तो तुम खुले खुले बैठ जाओगे, और इस वाली दीवार को भी निकाल दो और खुले खुले हो जाओगे, तो जितना ज़्यादा एरिया हो जाएगा उतना ही कम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जितना ज़्यादा उतना कम रेजिस्टेंस, जितना एरिया ज़्यादा उतना रेजिस्टेंस कम है। हाँ भी बता रहा हूँ, सब चीज़ें बता रहा हूँ। क्या होगी किसने मना करा है? हाँ मत देखिए बस याद रखना इसलिए इतनी मोटी करा रहे हैं आप। हाँ अब समझो इसको, मैं इसका भी एग्जांपल देता हूँ। तुमने बल्ब देखा होगा, बल्ब देखा है, बल्ब में फिलामेंट होता है पतला, ये वाले बल्ब नहीं, आजकल वाले नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। जो पीछे वाले येलो कलर का लाइट देते हैं टंगस्टन वायर्स को, तो उसमें देखो अब तार होता है पतला सा। अब उसमें दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें ऐसा बल्ब होता है, वो गोल बल्ब हो गया, ऐसा सा बल्ब होता है ना। इसमें यहाँ पर तार लगी होती है, ऐसे 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 ऐसे। तो लगाने को तो वो ऐसे भी लगा सकते थे, सीधी सीधी यहाँ जोड़ देते। ऐसे क्यों फैला कर लगा रहे हैं? ताकि लेंथ ज़्यादा हो जाए। ठीक है, सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना। तो लेंथ अगर ज़्यादा हो जाएगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब आपको बल्ब में क्या चाहिए? हीट, मतलब वहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, जब तो ग्लो करेगा वो। भाई जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा, तो इसलिए उसकी लेंथ बढ़ा दी उन्होंने। पहले तो वायर ऐसा भी नहीं आता था, मतलब पहले ऐसे ऐसे आता था। तुमने ऐसा नहीं देखा होगा, तुम्हारे टाइम पे नहीं था। अब जो पिछले 20-25 साल से बल्ब आ रहे हैं वो ऐसे वाले आ रहे तार वाले। पहले जो आते थे वो ऐसे फिलामेंट आते थे, पतले पतले घूम घूम के। तो उससे क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, उससे लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है। लेंथ बढ़ जाती है तो उसका मतलब रेजिस्टेंस ही बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो हीट बढ़ जाएगी। अब हीट तो चाहिए मुझे बल्ब में ग्लो करने के लिए, उसके अंदर होती है गैस, तो हीट भी मिलती है, गैस की वजह से वो क्या होता है, चमकने लग जाता है। ठीक। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर बहुत पतला होता है, बहुत पतला होता है, तो जितना पतला वायर उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा, इनवर्सली है ना। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला होगा, छोटा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, है ना। इम्प्योरिटीज कहाँ घुस गई इसमें, मैं समझा कह रहा हूँ, इम्प्योरिटी भी चली जाती है। मेरी बात सुनना, समझ पहले बेटा, सुन मेरी बात। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इम्प्योरिटी से तो जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा।
दोनों चीज जुड़ेगी, वो तो तेरे समझ में आ गया ना। अब यहाँ समझा ये रहा हूँ कि लेंथ मैंने ज़्यादा क्यों ली और एरिया मैंने पतला क्यों लिया, मोटा वायर क्यों नहीं लगाया, उसको समझ। लेंथ ज़्यादा इसलिए ली क्योंकि लेंथ ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और एरिया कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। भाई ये कम तो ये ज़्यादा, ये ज़्यादा तो ये कम। बात समझ में आ गई। तो बल्ब से दोनों फैक्टर्स बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। बल्ब एक ऐसी चीज़ है जिससे आप आसान से दोनों जो फैक्टर्स हैं उनको समझ सकते हो। लेंथ ज़्यादा होती है उसमें और पतला तार होता है उसके अंदर, तो पतला तार मीन्स रेजिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। मोटा तार मतलब रेजिस्टेंस कम। अब क्यों है वो तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हम फैला दोगे उसकी तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया आपने, मान लो यह तार मोटा लगा देता तो रेजिस्टेंस कम हो जाता। रेजिस्टेंस कम हो जाता फिर आपको लाइट नहीं मिलती। लाइट तो चाहिए मुझे, और लाइट चाहिए इसका मतलब मुझे हीट भी चाहिए, मतलब मेरे को रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है मेरे को, तो इसलिए मैंने पतला तार रखा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये हो गए दो इसके फैक्टर्स। तीसरा फैक्टर क्या है? थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर क्या है? मैंने अभी ओम्स लॉ आपको पढ़ाया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं या घटाता हूं तो रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है डायरेक्टली। अगर मैं टेम्परेचर कम कर देता हूं तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जो कि मैंने सुपर कंडक्टर्स में आपको भी बताया है कि अगर मैं नेगेटिव में ले जाऊं उस टेम्परेचर को तो रेजिस्टेंस लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। सुपर कंडक्टर्स के ऊपर वैज्ञानिक लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बन जाए और उसका यूज हो जाए। बना तो लिया इन्होंने, बता तो दिया ये मेटल जो है वो काम करता है एज ए सुपर कंडक्टर। सब मेटल्स नहीं करते, कुछ मेटल्स करते हैं। तो वहां पर आप जो है नेगेटिव टेम्परेचर ले जाओगे, माइनस में ले जाओगे, बहुत माइनस में वो भी, तो वो जीरो कर देता है रेजिस्टेंस को। अब रेजिस्टेंस जीरो ही तो चाहते हैं हम। ज़्यादातर चीज़ों में जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस। हमारी एनर्जी बेकार हो रही है ना, तो एनर्जी अगर हमारी बेकार हो रही है तो किस वजह से हो रही है? रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। अगर हम रेजिस्टेंस को निकाल दें, अपने हटा ही दें जहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है, तो पंखा एक बार ले लिया सदियों चलेगा, खराब ही नहीं होगा, क्योंकि हीट ही नहीं होगी उसके अंदर पैदा। और जब हीट नहीं होगी तो मेटल खराब ही नहीं होगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता। इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि अगर इसको सिल्वर से मैं बाइंड करा दूँ तो ये खराब ही नहीं होगा सालों साल, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। बात समझ में आ रही मेरी? लेकिन ये पॉसिबल नहीं है सुपर कंडक्टर्स, लेकिन इफेक्ट करता है डायरेक्टली पुश। अगर बढ़ा दूँ टेम्परेचर को तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, घटा दूँ तो घट जाएगा। आगे बात समझ। थर्ड होता है मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर। जैसे अभी हमने आपस में डिस्कस भी किया, मटेरियल ऑफ कंडक्टर क्या है? तो मैंने समझाया था आपको कि जो नेचर होगा, नेचर में जैसे आयरन है उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इम्प्योरिटी ज़्यादा है। एल्यूमिनियम उससे कम, कॉपर उससे भी कम, सिल्वर उससे भी कम। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मटेरियल कंडक्टर में यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से आपका रेजिस्टेंस तय होगा। ठीक है, बिटा दो उसको। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज़ आएगी, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, क्या रहा है? रेजिस्टिविटी। इसको हम सिंबल होता है इसका रो, ऐसा। डेंसिटी का क्वेश्चन। ये दिस इज रो, RHO। ठीक। तो अब आपको पता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ऐसे लिख दूं, कैसे लिख सकता हूँ? दोनों को इकट्ठा कर दिया भाई, यहाँ से पता चल रहा है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। अब अगर मैं इसको हटाऊं डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन को, तो यह सिंबल आएगा
ये, ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टिव। अब ये रेजिस्टिविटी होती क्या है? एक्चुअल में रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन रेजिस्टेंस तो किस पे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तार लंबा है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया ज़्यादा कम करा तो वो बढ़ जाएगा घट जाएगा, है ना, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं कहता हूँ R इज इक्वल टू रो इफ लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। फिक्स कर दिया मैंने। तार की लंबाई 1 मीटर की है भाई, ये 1 मीटर का तार है, इसमें जो रेजिस्टेंस होगा और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आगे का वो आपका कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। हो जाए, उन्होंने जो लिया है उसके डिफाइन कर रखा है ना, फिक्स कर दिया है उसको कि भाई ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये वाला, ये 1 मीटर स्क्वायर है ना, और जो इसकी लेंथ है वो 1 मीटर की है ये लेंथ। अगर ऐसा होता है तो उसमें जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये फिक्स रहता है, क्यों? क्योंकि लेंथ और एरिया हमने फिक्स कर दिया। एरिया 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ 1 मीटर, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो ये फिक्स रहता है, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट एक्सेप्ट इफ टेम्परेचर इज रेज्ड और लोअर्ड। अगर टेम्परेचर बढ़ा दें या घटा दें तो फिर रेजिस्टिविटी भी इफेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस वाले इसमें हमने टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं दिया है। टेम्परेचर है इसमें कहीं नहीं है, तो लेंथ और एरिया में है कि अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इफ वी टेक अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर, देन इट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और इसका क्या वो क्या होगी, यूनिट क्या होगी? देखो कैसे निकालते हैं उसको समझ लो। रेजिस्टेंस की यहाँ लिखता हूँ, रेजिस्टेंस की क्या होती है? ओम। इसकी क्या होती है? मीटर। इसकी क्या होती है? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट के इधर ले आओ, ओम मीटर। ये किसकी यूनिट हो गई? रेजिस्टेंस। आर तो है ओम में होता है, लेंथ होती है मीटर में, और एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर में। मीटर से मीटर कट रही है, मीटर इधर आ गया। ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। लिख लो, ये एसआई यूनिट है इसकी। यार तो क्यों परेशान, पहले से लिख, वो रेजिस्टेंस वो नहीं आएगी। 1 मीटर ही लेनी है इसकी, और 1 मीटर स्क्वायर ही लेना है, इसमें कुछ वो नहीं करना नहीं पूछेंगे। जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और तू लिख ले इसको, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। डॉट लगाना, हाँ जी डॉट तो लगे नहीं, ओम मीटर नहीं लगाओगे तो भी मत लिख लो, ऐसे लिख लो, ये लगा लो, ये ऐसे हैश डैश लगा लेना उसको, ओम मीटर। डॉट प्रोडक्ट नहीं है भाई, डॉट प्रोडक्ट से क्या लेना देना, तो मैं वेक्टर थोड़े पढ़ा रहा हूँ। वो पहले पढ़ाया था सबने, तुम भूल गया है। तो ऊपर वाला क्या करना था तुमने? ये लिख रहा है तो ये क्या लिख रहा था? तो ये नीचे लिख तो दिया, एल की जगह 1 मीटर, एरिया की जगह 1 मीटर स्क्वायर। इतना तो दिमाग है तेरे में, बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है खत्म, फिर उतार भी क्यों रहा है इसे? क्या याद रखना है बेटा, विनस इधर, अब क्या याद रखना है आपको? याद ये रखना है कि देखो, अगर अब ये क्वेश्चन करा न्यूमेरिकल से रिलेटेड 2 मिनट,
सर मैं ढूंढ लूँगा। जो नाम है उसने कहा है कि 4 ओम रजिस्टर है, बेटा बात नहीं करो प्लीज। 4 ओम का रजिस्टर है, उसको डबल ऑन इट मतलब उसको बोर्ड के हमने डबल कर दिया, तो लेंथ आधी रह जाएगी ना जब डबल कर लेगी उसको। किसी भी धागे को पकड़ के रस्सी को और आपने ऐसे लपेट कर दिया, एंड से एंड मिलाया तो हाफ होगी ना लेंथ, तो लेंथ तो आधी होगी, लेकिन मोटा भी तो हो गया वो, एरिया भी तो डबल हो गया ना। जब दो एक साथ एक दूसरे को ऊपर आ जाएंगे तो जितना एरिया इसका था दूसरे का एरिया आके डबल हो गया ना, एरिया डबल हो गया मेरा। तो इसको सॉल्व करना नहीं आया तो वो बताओ। ये था रो एल अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 है, ऐसी तो है। तो यही तो रो एल अपॉन 2 की तो डिवाइड करके 2 से, तो इसको करूँगा तो रो एल अपॉन 2 इंटू 1/2 है, ऐसी खेल। तो ये क्या होगा मुझे पता था, यही नहीं समझ में आया। 1/4 और ये कितना है R, तो ये नया R जो मेरा R2 वही हो गया, ये 4 दे रखा है, तो 4 से 4 काट दे 1 एम्पीयर, 1 ओम रहेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन करेंगे, और भी मैं कराऊंगा अभी, ढूंढ लूँगा उसके बाद कराऊंगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ इसी पर बेस्ड, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड एक क्वेश्चन और, ध्यान से देखना। बिठा दो उसको, उसमें से लिख लियो ना, उसने डाल दिया ग्रुप। अरे पी की पूंछ निकाल दे, ओए पी की पूंछ निकाल दे, पी बना और उसको ऐसे कर, हो गया। ये वाला दूसरा वाला सही से बोलता है कि बन्नी लो। और तो बस और वो वाला वो तो मैं तो साफ बना दी। ओ मेरा ये कितना ना इसमें क्या होगा? अरे तो अब ये भी नहीं बनाना है तो मार के जाके वही तो बोल ये तो करते थोड़ा हो गया। चुप हो जाओ। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर of radius 1 millimeter, resistivity of copper is 1.72 into 10 की power minus 8 ohm है, ठीक है। 1.72 into 10 की power minus 8 ohm। अब ध्यान से समझना चाहिए जो क्या कह रहा है। तो फॉर्मूला तो आपको पता है कि भाई आर क्या होता है, रो एल अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला आपको पता ही है। पर सबसे बड़ी चीज में क्या है, सारी यूनिट्स अलग अलग है। ये मीटर में, ये किलोमीटर में, ये मिलीमीटर में। तो आप रेजिस्टिविटी के हिसाब से अपनी यूनिट्स को कंफर्म कर दो चेंज। अब इससे ये लेंथ दे रखी है, तो लेंथ 1 किलोमीटर है तो दैट मीन्स 1000 मीटर है ना, और रेडियस दे रखा है आपको 1 मिलीमीटर। इसका मतलब 1 मिलीमीटर का मतलब हो गया 1 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, 1/1000। मिली मीन्स 1/1000, मीटर का 1/1000 पार्ट, दैट इज कॉल्ड मिलीमीटर। अब आपके पास ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी होगी, रेजिस्टेंस निकाल लो कह रहे हैं। तो रो तो दे रखा है 1.72 इंटू 10 की पावर -8, एल दे रखा है आपको 1000 मतलब 10 की पावर 3, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर होता है ना आगे से, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई ऐसे लिखो, आर स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, 10 की पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1.72 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन पाई को लिख लो 3.14 या 22/7 कुछ भी लिख लो, 10 की पावर -6। तो माइनस का कौन सा बेटा? तो -3 के साथ में 10 की पावर -3। अरे मिलीमीटर बताया, मिलीमीटर को मीटर में बनाएगा तो पाई आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर ही तो करेगा। हाँ ये मत कहिए सर 1 तो लिखाएंगे आप, ऐसा दिख नहीं रहा। तो खड़ा हो जाए वहाँ से, खड़ा हो जाए, ये आप इसके बेटा सर अंदर सर बेटा, और नीचे गया कोई सब देखिए बेटा, बेटा बेटा अंदर सर, अंदर सर, यश नहीं करा
ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 1.72 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाके -1 है, +1 है, अपॉन 3.14। अब काट पीट कर लेना, तो 17.2 अपॉन 3.14। इसे सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व करना आता होगा। डेसिमल बना लो पहले, इसको आसान हो जाएगा। ये नीचे 10 ऊपर 100, तो ये हट गया, तो ये कट गया, तो मतलब 1720 अपॉन 314 कितना क्या आ जाएगा, ये ओम आ जाएगा, जो कुछ कट के आएगा, ठीक है। तो लगभग ये कितना आ रहा है बता देता हूँ, 5.48 ओम आ रहा है, 5.48 ओम। छोड़ देंगे तो बैटरी नंबर दे दें। हाँ, नंबर देते ही थोड़ा वो काट सकते हैं, लास्ट की जो कैलकुलेशन है, ठीक है। अब इसमें ही आपको ऐसे भी कर सकते हैं कि रेजिस्टिविटी निकलवा लें, आपसे रेजिस्टेंस दे दें। भाई 4 चीज़ें हैं इस फॉर्मूले में, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, लेंथ और एरिया। इसमें से 3 की वैल्यू होगी, एक आपसे निकलवा सकते हैं, एरिया भी निकलवा सकते हैं, लेंथ भी निकलवा सकते हैं, रेजिस्टिविटी भी निकलवा सकते हैं, रेजिस्टेंस भी निकलवा सकते हैं। 3 की वैल्यू मिलेगी, एक चौथी चीज़ निकाल लेंगे। इसमें बस याद क्या रखना है कि सबकी यूनिट सेम रखना। अगर ये ओम सेंटीमीटर में दे रखी है तो ये सेंटीमीटर बनाओ, इसे सेंटीमीटर बनाओ। अगर ये किलोमीटर में दे रखी है तो सब किलोमीटर बनाओ। तो एक को पकड़ लो, उसके हिसाब से चेंज करो, रेजिस्टिविटी के हिसाब से सब कुछ चेंज करते जाओ। जो यूनिट रेजिस्टिविटी की दे रखी है उसके हिसाब से ही लेंथ बना लो, उसके हिसाब से ही एरिया बना। समझ में आ गई बात? तो ये याद रखो। तो ये हो गई थी आपकी अच्छा। अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और लिखो, आज सिर्फ मैथ का टेस्ट लूंगा, आधा घंटा और पढ़ा रहा हूँ, 10:30 से 11:30 मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा, ठीक है। अभी इसको और कर लो एक बार, ये आधा घंटा करा दो मैथ, नहीं एक मुझे 5-6 क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें जो आपको अगला चीज करनी है वो ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नहीं है, अब कंसेप्ट आ रहा है, तो ध्यान से समझना है। और ये ही इसका पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो मैं चीज़ समझाऊंगा वही चीज़ समझ में आएंगी तो न्यूमेरिकल्स होंगे। और ऐसा अगर आप करोगे कि आज मैंने समझाया, कल ब्लैंक बैठ के आके तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान रख लेना अच्छे से, ठीक है। अब मैं कंडक्टर्स को आपको सीरीज में और पैरेलल में जोड़ना बता रहा हूँ। कंडक्टर्स को सीरीज में और पैरेलल में जोड़ना बता रहा हूँ। तो अगर रजिस्टर्स मैंने सीरीज में ऐड कर दिए, मान लो ऐसे, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। मैंने बता दिया था जब हाथ से हाथ पकड़ के रखेंगे तो सीरीज होती है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज, ठीक है। तो इसमें मैंने बैटरी लगा दी, एक स्विच भी लगा दिया और करंट चालू कर दिया। इसमें स्विच ऑन करा तो करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ वापस आएगा। इस तरह का सर्किट बन गया, ठीक है। इसमें एमीटर भी लगा सकते हैं आप साथ में, क्योंकि करंट भी बताना है मुझे। अब इसमें कंसेप्ट आपको याद क्या रखना है, मोनिका जी इधर ध्यान दीजिए। आपने करंट क्या याद रखना है, सीरीज के अंदर करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम, है ना। करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। मैंने उस दिन समझाया था तुम्हें कि भाई जब लाइन में ही है कोई चीज़ तो जितना एक जगह पानी जाएगा, मान लो यहाँ पर मैंने लगाया, ये लगाया यहाँ, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस ऐसे, तो मैंने 100 लीटर पानी छोड़ा यहाँ से, तो यहाँ से रुकेगा थोड़ा सा पानी, लेकिन यहाँ तो 100 लीटर ही निकलेगा ना। और वही 100 लीटर यहाँ टक्कर लगाएगा तो बाहर भी 100 लीटर ही निकलेगा। थोड़ा टाइम लग सकता है, जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतना समय लग सकता है, लेकिन
इसके पास जब पहुंचेगा इस वाले पॉइंट के पास, तो ये पूरा 100 लीटर ही पहुंचेगा। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में लगे हुए होते हैं तो करंट हमेशा सेम रहता है। जब भी सीरीज में लगे रहें तो रेजिस्टेंस अगर मान लो एंड टू एंड मैंने जोड़ दिए, तो अगर मान लो मैं अपने आप को 1 एम्पियर करंट दे दूं यहाँ से, तो अगले वाले के पास भी तो 1 एम्पियर ही पहुंचेगा, है ना। दूसरे वाले के पास भी, तीसरे वाले के पास भी 1 एम्पियर पहुंचेगा। तो 1 एम्पियर करंट सीरीज में करंट ऑलवेज रिमेन्स, ये याद रखना दिमाग से। V वोल्टेज है ना, V क्या है, वोल्टेज। अब वोल्टेज जो है वो इनमें बट जाएगी, क्योंकि हम वोल्टेज नापने के लिए हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट मीटर यहाँ लगाएंगे और 1 वोल्ट मीटर यहाँ लगाएंगे, है ना। अब जरूरी थोड़ी है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो, अलग अलग भी हो सकता है ना। तो अगर अलग अलग है तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग होगा, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो सीरीज में क्या याद रखना है, करंट ऑलवेज रिमेन सेम और पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, मतलब सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। बस कब होता है बराबर, अगर ये रेजिस्टेंस बराबर हो। भाई 2 ओम के 2 रेजिस्टर लगा दिए, बैटरी लगा दी तो बराबर बराबर वोल्टेज दे देगी ना उसको। अगर एक का रेजिस्टेंस 4 ओम है, एक का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 4 ओम और 1 ओम के रेजिस्टर के पास अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये याद रखने की चीज है इसके अंदर, I सेम, V डिफरेंट। अब इससे मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करता हूँ, ध्यान से देख लेना। अब आप देखो V इक्वल टू क्या है, V1 प्लस V2, इसी से तो आया ना ये सबके पास। भाई जितने भी अलग अलग रजिस्टर हैं उनके पास जो वोल्टेज आई है वो इस बैटरी ने तो दी है ना। तो इस बैटरी ने दी है, तो इसका मतलब टोटल V शुड बी इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V इज इक्वल टू IR होता है, तुम्हें पता है, होता है। तो अगर मैं V1 लिखता हूँ तो IR1 लिखूंगा, V1 की जगह क्या लिखूंगा, I, इसमें करंट कितना I और रेजिस्टेंस कितना है R1, और V2 लिखूंगा तो IR2 लिखूंगा, क्योंकि करंट तो अभी भी I है और रेजिस्टेंस कितना है R2। तो इस और V इज इक्वल टू IR होता ही है, तो इसको तो लिख दिया V इज इक्वल टू IR, ये तो टोटल है, टोटल सर्किट का। और ये V1 है इसका, तो इसका क्या आता है IR1 और इसका कितना है I, तो I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 IR, ये I से I कैंसिल, R कितना आ गया R1। इसका मतलब जब सीरीज में हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उनका सबका रेजिस्टेंस इकट्ठा हो जाता है। सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो इस बात को कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और 3 हो तो R3, 4 हो तो R4। जितना ज़्यादा जोड़ते जाओगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ता है। सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब ध्यान से समझना, घर में जितनी भी हमारी वायरिंग होती है वो हम किस में करते हैं, पैरेलल में करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में करते लगाते हैं, अपने जितने भी पंखे हैं, ये AC है, फ्रिज है, जो भी कुछ हमारे घर में अप्लायंसेस है, उनको रेजिस्टेंस, तो जो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला है वो खींच लेगा सब, कम वाले के पास तो जाएगा तो, या जो पहले होगा वो खींच लेगा, उसके बाद वाले के पास तो बचा हुआ जाएगा ना, है ना। तो इसलिए रेजिस्टेंस कभी भी, इससे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, सीरीज से क्या हो रहा है, और बढ़ गया, चीज़ बढ़ गई, और बढ़ने से रेजिस्टेंस क्या होता है, हीट जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। जब हीट जनरेट होगी तो चीज़ें जल्दी खराब हो जाती है ना। तो इसलिए हमारे घर में कभी भी सीरीज में वायरिंग नहीं करेंगे, हमेशा पैरेलल में करेंगे। अगर मैं एक लाइन में बल्ब्स को जोड़ दूं और उसको कनेक्ट कर दूं तो पहले वाला ज़्यादा जलेगा, दूसरा वाला कम, लास्ट वाला तो पता हो सकता है जले ही ना, या बस दिखे ही ना तुम्हें, है ना। तो वहाँ तक तो पहुँचने से पहले सबने, ये ऐसे ही है जैसे घर में लाइन में पानी आ रहा है, घरों में मोटर लगा ली खींचने की उसे ताजे पानी की, है ना, लगाते हैं ना। तो क्या होता है, जो सबसे लास्ट वाला है, जो भी बेचारा बिना मोटर के बैठा है, उसके पास पानी नहीं पहुँचता, ऐसे होता है ना। तो वही समझ लो, वही है, ठीक। तो सीरीज में कभी भी कॉम्बिनेशन हमारे घर में वायरिंग नहीं करी जाती, पैरेलल में करी जाती है। उसके और भी कारण बताऊंगा बाद में। ये एक कारण है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, हीट जनरेट हो जाती ज़्यादा, और अप्लायंसेस खराब भी हो सकते हैं और किसी के पास वोल्टेज पहुँचेगी, है ना।
तो ये चीज ध्यान रखो। लिख लिया सबने? लिख लो, इसको लिखो फटाफट। के क्वारंटाइन क्या डाले तो 10 ओम हो गया, क्योंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 6 प्लस 4 10 हो गया। तो पूरा सर्किट का रेजिस्टेंस R कितना हो गया जी? 10 ओम हो गया। और V कितना है जी? 20 वोल्ट है। तो I निकाल सकते हो V बाई R, तो 20/10 2 एम्पियर करंट इसके अंदर दौड़ रहा है। इस सर्किट में कितना करंट है? 2 एम्पियर। आगे बात समझ में? हल्की को अभी हैवी वाले तो बताऊंगा, फिर तू चलता जा, फिर समझाऊंगा तुझे हैवी कैसे होता है। तो तेरी बुद्धि में कितने बचे हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अब एक और करा रहा हूँ इसी सब्जेक्ट बता दो उसको। नहीं सर, बेटा ये 5 ओम दे रखा है, ये R दे रखा है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10 वोल्ट, V1 इज 10 वोल्ट, V2 इज 6 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है V वोल्ट। ठीक, अब ध्यान से समझ लेना क्या करवा रहा हूँ। तो क्या किसी कई सारे पार्ट्स हैं, तो वो हमें बनाने, पहले फिगर बना लो फटाफट से प्लेसेस की, फिर बता दो निकालना क्या है? मैं बता रहा हूँ सब कुछ। ये तो आपको फॉर्मूला याद रखना ही है, V इक्वल टू I इंटू R, जो भी कुछ निकालना है। तो पहली बात तो उसमें V निकालना है, टोटल पोटेंशियल कितने वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो मैंने बताया था जितने रेजिस्टर्स हैं उनके पास ही तो बटेगा ये। तो ये कितने वोल्ट है इसमें कितना है? तो V इक्वल टू V1 प्लस V2, तो मैंने शुरू ही सबसे पहले यही करा था ना, सीरीज के फॉर्मूला किससे डिराइव कराया? ऐसे ही कराया ना। तो टोटल V कितना हो गया? 10 प्लस 6, मतलब 16 वोल्ट की बैटरी है। दिस इज 16 वोल्ट बैटरी। समझ में आगे बात? आगे समझ में? दूसरा आपको R निकालना है। R कैसे निकालोगे बताओ? करो अपने आप, करो, दिमाग लगाओ, इसको दौड़ाओ। अब तुम्हें मैंने कंसेप्ट बता दिया, ध्यान से समझना। मैं क्या फिर समझा रहा हूँ दोबारा। सीरीज में करंट रिमेन सेम, इसमें भी I होगा, इसमें भी I होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तो आपके सामने दिख ही रहा है कि अलग अलग है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है। अब आपको इसमें R निकाल के बताना है मुझे। तो ये करंट यहाँ जाके बटा, और ये हो गया I इज इक्वल टू, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। करंट यहाँ जाके बट गया और बाहर निकला तो I बन गया। इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका करंट I1, इसका करंट I2। लेकिन जब V में जोड़ते हैं हम, तो पैरेलल में जोड़ने पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है वही इसमें भी होगा, वही इसमें भी होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसीलिए घर में आपके पास जब तुम अप्लायंसेस लगाते हो तो इसमें भी 208 वोल्ट आ रही है, तो इसमें भी 208 है, इसमें भी 208 है, उसमें भी 208 है, उसमें भी 208 है। इसीलिए प्रॉपरली वर्क करते हैं। तुम देखते हो वोल्टेज जब डाउन हो जाती है तो पंखा धीरे चलना शुरू हो जाता है। तो कभी ऐसा होता है कि जितनी लाइट इसमें आ रही है, एक पंखा तेज चल रहा है, एक धीरे चल रहा है, ऐसा कभी नहीं, बराबर चलते हैं सब। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में V वोल्टेज ऑलवेज रिमेन्स सेम, ये याद रखना। करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज सेम रहती है। सीरीज में क्या था? करंट सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? ये बस मोटा प्रिंसिपल है, इसका ये दिमाग में बैठाना है आपने। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज बढ़ जाती है। पैरेलल में करंट बढ़ जाता है, वोल्टेज सेम रहता है। घर के उससे याद रखना कि घर का जो हमारा डोमेस्टिक वायरिंग है वो पैरेलल में होती है, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज रिमेन सेम। सबके पास 220 वोल्ट पहुँचती है, जितनी भी आ रही है। ठीक है, अब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि यहाँ से करंट घुसा, यहाँ से निकला, तो दोनों मिला के निकला। तो V इज इक्वल टू IR होता है। I कितना होता है? V बाई R।
तो टोटल करंट जो होगा वो V अपॉन आर, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ये कितना होगा V अपॉन R1, ये कितना होगा V अपॉन, इसमें कितना होगा करंट I1 कितना होगा V अपॉन R1, इसमें कितना होगा V अपॉन, तो V कॉमन लेके काट दो, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन R किसके इक्वल आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आपको याद रखना है। सर वोल्टेज से कैसे समझ, तो पहले उतार ले से